नेक्स्ट हमारे पास जो फ्रेज है वो है इन ल्यू ऑफ या इंस्टेड ऑफ। एक ही बात है, के बदले में। देखो जैसे आप किसी, जैसे स्कूलों में है या कहीं और जगह है, किसी डिपार्टमेंट में हम छुट्टी लेते हैं किसी और चीज के बदले। आपने कोई काम किया, उस काम के बदले आप कुछ और चीज मांग रहे हैं, तो उसकी जगह इन ल्यू ऑफ का यूज होगा। हमने जैसे इलेक्शन ड्यूटी दी तो उसके बदले हमें छुट्टी चाहिए, तो हम लिखेंगे प्लीज आई वॉन्ट दिस लीव इन ल्यू ऑफ द इलेक्शन ड्यूटी। इन ल्यू ऑफ माने के बदले में, ठीक है ना। ग्रांट में हम लिख सकते हैं ग्रांट में दिस लीव इन ल्यू ऑफ इलेक्शन ड्यूटी। इलेक्शन ड्यूटी को मैंने ईडी लिख दिया, राइट। इंस्टेड ऑफ के बजाय, इसमें थोड़ा सा फर्क है। इंस्टेड ऑफ माने जैसे आपने एक काम किया और हम कहते हैं कि आपको ये नहीं करना चाहिए था, इसके बजाय आप इसको करते तो ज्यादा फायदा होता, तब बोल सकते हैं इंस्टेड ऑफ डूइंग दिस यू मस्ट डू दिस, यू मस्ट हैव डन दिस, राइट। तो जैसे मैं फिर ऐसे कह सकता हूं किसी को, यार मैंने कुछ कहा तुमने और कुछ ही कर दिया। इंस्टेड ऑफ डूइंग व्हाट आई आस्क्ड यू टू डू यू डिड जस्ट अनदर थिंग। मैंने जो कुछ मैंने आपको कहा करने के लिए उसको न करके आपने कुछ और ही कर दिया, तो वहां इंस्टेड का यूज होगा। इन प्रोस्पेक्ट ऑफ माने इन द होप ऑफ, इन द होप ऑफ माने की आशा में। अगर आप कभी इस सेंटेंस या इस सेंस में सेंटेंस बोलते की आशा में, तो वहां आप इन प्रोस्पेक्ट ऑफ का यूज करेंगे। वी ऑलवेज वर्क हार्ड इन प्रोस्पेक्ट ऑफ सम ग्रेट अचीवमेंट इन लाइफ। हम जीवन में कुछ बड़ा प्राप्त करने की उम्मीद में, की आशा में कठोर परिश्रम करते हैं। वी वर्क हार्ड इन प्रोस्पेक्ट ऑफ achieving something great। इस तरह से आप सेंटेंस बनाएंगे, राइट। नेक्स्ट है इन द गाइज ऑफ, के वेश में। किसी वेश में, कवर में या अपना रूप छुपा के हम कुछ काम कर सकते हैं, तो वहां इन द गाइज ऑफ यूज होगा। कई सेंस में इसका यूज होता है। जैसे ही केम इन द गाइज ऑफ ए सैंट, वो एक साधु के भेष में आया। ही केम इन द गाइज ऑफ, राइट। तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे ही केम इन द गाइज ऑफ ए बैगर। बैगर भी लिख सकते हैं आप, एक भिखारी के वेश में वो मेरे सामने आया। नेक्स्ट देखो ऑन द ब्रिंक ऑफ, ऑन द वर्ज ऑफ, बिल्कुल के छोर पर। ब्रिंक ज्यादातर नदी के किनारे या किसी जगह के किनारे के लिए यूज होता है। ऑन द ब्रिंक ऑफ रिवर, ऑन द ब्रिंक ऑफ रिवर गेंजेस, राइट, उसको बोलते हैं ऑन द ब्रिंक। और ऑन द वर्ज ऑफ के छोर पे, वही चीज है सेम, लेकिन इसका कॉमन यूज होता है। जैसे आई एम सिटिंग ऑन द वर्ज ऑफ रिटायरमेंट, मैं बिल्कुल रिटायरमेंट होने के करीब बैठा हूं। के करीब भी इसका सेंस हो सकता है, बिल्कुल एकदम उसके पास बैठा हूं। आई एम सिटिंग या आई एम नाउ ऑन द वर्ज ऑफ रिटायरमेंट, हम लिख सकते हैं ऐसा सेंटेंस, आई एम ऑन द वर्ज ऑफ रिटायरमेंट, राइट। फिर चलो ऑन द ईव ऑफ। ऑन द ईव ऑफ शब्द आपने भी बहुत सारी जगह सुना होगा, लेकिन इसका सेंसफुल यूज करना एक बहुत बड़ी बात होती है। ऑन द ईव ऑफ मतलब ठीक कुछ समय पहले, किसी बड़ी घटना के ठीक कुछ समय पहले का जो समय होता है, दैट इज कॉल्ड ऑन द ईव ऑफ। ऑन द ईव ऑफ रिपब्लिक डे माने रिपब्लिक डे मनाने से या रिपब्लिक डे के पहले का जो टाइम है, बिल्कुल जैसे पूर्व संध्या भी इसको बोलते हैं। द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एड्रेस द नेशन ऑन द ईव ऑफ द इंडिपेंडेंस डे, ऑन द ईव ऑफ द रिपब्लिक डे। तो आप इस तरह से यूज कर सकते हैं, किसी बड़ी घटना के या बड़ी इवेंट से पहले के समय को ऑन द ईव कहा जाएगा, राइट। तो सेंस समझ लिया आपने। कुछ पहले का जो समय होता है हम कह सकते हैं द प्रेसिडेंट एड्रेस्ड on the eve of the Republic Day, RD, राइट। फिर है with an eye to, फिर with an eye के साथ to लगा दिया, तो with an eye to के बाद क्या आ गया आपका आशा में। इसका मतलब होता है की उम्मीद में, की आशा में।
आई एम डूइंग दिस वर्क विद एन आई टू अचीविंग माई गोल। विद एन आई टू के बाद इन फॉर्म आएगी किसके साथ? वर्ब के साथ में। जैसे आई एम डूइंग दिस टास्क विद एन आई टू अचीविंग समथिंग ग्रेट। विद एन आई टू अचीव नहीं आएगा, विद एन आई टू अचीविंग। तो इन फ्रेजों में आपको ये चीज ध्यान में देनी कि विद एन आई टू का यूज की आशा के सेंस में करेंगे तो आप वर्ब में इन फॉर्म लगाएंगे। डू दिस हम कह सकते हैं, जैसे मैं इंस्ट्रक्ट कर रहा हूं किसी को, डू दिस with an eye to succeeding in the examination, right? I think you got it. Then as ill luck would have it, देखो कितना बढ़िया फ्रेज है, as दुर्भाग्यवश। जैसे हमने एक शब्द है दुर्भाग्यवश। देखो कभी कभी लैंग्वेज का एक खेल है। अब आगे जब हम आपको स्पीकिंग की क्लासेस चलाएंगे उसमें हम आपको बताएंगे कि लैंग्वेज में शब्दों का तालमेल कैसे काम करता है, कहाँ पे आपने बड़े शब्द बोलने, कहाँ पे छोटे बोलने। वैसे तो कहते हैं ब्रेविटी इज द सोल ऑफ विट, बड़ी चीज को छोटे शब्दों में बता दो। और कम्युनिकेशन को और हमें इफेक्टिव भी बनाना है, कभी कभी छोटी चीज को बड़े लंबे शब्दों में भी बनाना पड़ता है ताकि सेंटेंस इफेक्टिव हो जाए। तो जैसे हम बोलते हैं दुर्भाग्य बस ऐसा हो गया, तो हम बोल रहे हैं अनफॉर्चुनेटली या अनलकीली, अनफॉर्चुनेटली। ये भी शब्द ठीक है, कॉमनली यूज हैं, लेकिन मुझे लगता है अगर आप इस तरह से इस फ्रेज का यूज करते हुए सेंटेंस बनाएंगे तो उसमें सेंटेंस का जो इफेक्ट है जो आप डालना चाहते हैं किसी के पास वो ज्यादा होगा। ठीक है, जैसे यार मैं कहीं जा रहा था, दुर्भाग्यवश फ्लाइट मिस हो गई। I was going there. It was my last attempt and I was sure to succeed. But as ill luck would have it, the flight got missed. The flight got cancelled. लेकिन दुर्भाग्यवश, तो unluckily or unfortunately तो हमने simple sense में कह दिया। लेकिन as ill luck would have it, इस शब्द को यूज करने से, इस फ्रेज को यूज करने से सेंटेंस में जान ही और आ गई। राइट? बोलो ठीक है ना इस तरह से। अब देखो as ill luck would have it का एक सेंटेंस बनाया। देखो, it was my last attempt and I was sure to succeed, but as ill luck would have it, ठीक है ना, my flight got cancelled। देखो अब की बारी मुझे पूरा विश्वास था पास होने की या सफल होने की, लेकिन दुर्भाग्यवश किस्मत साथ नहीं दे रही थी। As ill luck would have it, my flight got cancelled, मेरी फ्लाइट कैंसिल हो गई। इस तरह से आप देखो समझेंगे तो आपको आगे अंग्रेजी सीखने में और अंग्रेजी बोलने में बिल्कुल दिक्कत नहीं आएगी। अब है एट ए स्ट्रेच। देखो आप, एट ए स्ट्रेच का मतलब होता है कंटिन्यूअस, बिल्कुल कॉन्टिन्यूअसली। अब कॉन्टिन्यूअसली शब्द बोलेंगे तो इतना मजा नहीं आएगा, लेकिन कॉन्टिन्यूअसली को अगर हम एट ए स्ट्रेच बोलते तो एक सेंटेंस में जान और आ जाएगी। आई वर्कड हार्ड एट ए स्ट्रेच, मैंने विदाउट ब्रेक, बिना ब्रेक लिए एक सांस में काम कर लिया मैंने। आई वॉज वर्किंग एट ए स्ट्रेच, राइट? आई वॉज वर्किंग कॉन्टिन्यूअसली। तो कॉन्टिन्यूअस शब्द सारे बोलते हैं, इतना मजा नहीं आया। याद रखो, सक्सेस पाने के लिए यू हैव टू स्पीक इन ए डिफरेंट वे, यू हैव टू राइट इन ए डिफरेंट वे। आपको बोलना भी डिफरेंट तरीके से है, आपको लिखना भी डिफरेंट तरीके से, शब्दों का जो आपका सिलेक्शन है वो भी डिफरेंट होना चाहिए। तो एट ए स्ट्रेच का मतलब विदाउट ब्रेक, कॉन्टिन्यूअसली। देन आते हैं हम एट इश्यू, मैंने झगड़े का विषय। द पॉइंट एट इश्यू इज दैट, मैंने झगड़े का विषय ये है कि द पॉइंट एट इश्यू, द पॉइंट at issue is that he is not talking to him। झगड़े का विषय यह है कि वो उससे बात ही नहीं कर रहा है। तो पॉइंट एट इश्यू मीन्स झगड़े का विषय। अब हम बोलते हैं ना कई बार झगड़े का विषय क्या है, कई लोग बोलते हैं व्हाट्स द सब्जेक्ट ऑफ क्वेरल। अरे क्या ट्रांसलेशन कर रहे हो, ये मेरिट है रविश। तो अंग्रेजी को रविश नहीं बनाओ, अंग्रेजी को एक वेरी ब्यूटीफुल लैंग्वेज बनाओ, इंप्रेसिव लैंग्वेज बनाओ। एट लार्ज का मतलब क्या होता है? स्वतंत्रता। अभी पकड़े नहीं गए, जैसे चोर अभी पकड़े नहीं गए, खुलेआम घूम रहे हैं, तो हम वहां पे बोलेंगे एट लार्ज। एट लार्ज मैंने
स्वतंत्र, free. The thieves are still at large. The thieves are still at large. अभी भी चोर आजाद घूम रहे हैं। तो यहाँ पे फ्री नहीं बोलेंगे, वॉन्डरिंग फ्री नहीं बोलेंगे, आप बोलेंगे दे आर स्टिल एट लार्ज। पुलिस हैव yet not arrested the thieves as they are still at large। तो आपने देखा कितने सुंदर सुंदर फ्रेजेस हैं, ये एक ऑर्नामेंटेशन का काम कर रहे हैं लैंग्वेज का। और अंग्रेजी स्पीकिंग की क्लासेस चलाने से पहले मैं जानबूझ के आपको पहले ये फ्रेजेस दूंगा, ये आप तैयार करेंगे और उसके बाद आपको लगेगा कि हम कितनी बढ़िया चीज़ें जो आपको बता रहे हैं, बहुत अच्छी अंग्रेजी आप बोल सकते हैं। यू विल बी एबल टू स्पीक इंग्लिश वेरी वेरी फ्लुएंटली इन ए वेरी गुड एक्सेंट इफ यू फॉलो दीज थिंग्स। एंड यू मस्ट हैव a little bit of patience before you set on English speaking. So it's better you have a patience, stay with me, and also don't forget to write any comment and to subscribe to my channel, share and like. Thanks very much.